साथियों, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म पे। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। हाँ साथियों, आप लोग एकदम बेहतरीन सेशन पे आज खड़े हो। हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया जो साइकोलॉजी और पेडागोजी का है। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जो कि सबसे टफेस्ट पेपर थे। देखिए, टैग वर्ड, पेडागोजी, ट्रिक, सारी चीजें सब कोई पढ़ा देता है, लेकिन जब बात होती है युद्ध के मैदान में उतरने की, तो वहां पे यही तय करता है कि आपके पिछले साल पेपर कैसे आए थे और इस साल पेपर कैसे आने वाले हैं। इसको तय करता है आपका प्रीवियस ईयर, जो सबसे टफेस्ट वाला था। हम लोग वही अब शुरू करेंगे, सबसे टफेस्ट वाला पेपर। हमने थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कराई है, अब बारी है क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्यों कहा कि रणभूमि में युद्ध से पहले मनभूमि में खेला जाता है। मैंने उस दिन इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि पहले आपको देखिए, अगर आप 30 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 30 क्वेश्चन आपको क्या करना है कि पहले देख लीजिए कि आपको 30 लगा लीजिए। हो सकता है उसमें से आपको 4 या 5 क्वेश्चन बचे जो फंसे, जो नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उनको तो आप साइड कर दो, वो तो आपको पढ़ने नहीं है। अब आपको सिर्फ वही 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, वही 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, वही 5 टॉपिक पढ़नी है जो हाँ आप फंस रहे हो। ठीक, इससे आपका क्या होगा कि आपकी थ्योरी सारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करना, क्योंकि टाइम अब आपका नहीं रहे। ठीक है, अब आपको वही पढ़ना है जहां आप फंस रहे हो। तो आप क्वेश्चन लगाओगे तभी ना पता चलेगा कि कहां आप फंस रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं मैथ पेडागोजी का, जो कि बहुत शानदार और बहुत ट्रिकी के साथ करेंगे। और जहां आप फंसोगे इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको इसके कंसेप्ट भी बता देंगे। चलिए, इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश को बढ़िया से देख लीजिए। हिंदी वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए हम उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश वाले भी एक बार देख ले क्वेश्चन को। यहां से आपकी पेडागोजी शुरू हो रही है। ठीक है, ये पेडागोजी आपको 1 जनवरी 2022 से अब यही सीरियल हम लोग लेकर चलेंगे। अगर आपने मुश्किल से 10 क्वेश्चन 10 पेपर लगा लिया ना, कॉन्फिडेंस आपका यहां से एक बार डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त वाला प्रश्न है? देखिए, एक मुक्त प्रश्न होते हैं और एक मतलब एक क्लोज इंडेड होते हैं और एक ओपन इंडेड होते हैं। ठीक, एक खुला होता है, एक मुक्त और एक बंद होता है। तो ये वाला मुक्त है, मतलब खुला हुआ है। खुला का मीन्स ये है कि आप लोग देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए कि हम बच्चों से पूछे कि 4 + 3 कितने होते हैं, बोल बता देगा आंसर। फिर हम कहेंगे कि 4 में क्या जोड़ देगा कि 7 हो जाए, वो भी बता देगा। मीन्स कि उसका सिर्फ एक ही आंसर दे पाएगा ना, कि 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। क्या वो 3 को छोड़कर कोई और आंसर दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ये मतलब वो बन गया है कि उसको सिर्फ एक ही आंसर देना है। अब हम उससे ये पूछे कि बता बच्चों कि 7 हमको लाने हैं, किन 2 संख्याओं को जोड़ के 7 आए। अब वो क्या करेगा, वो 6 + 1 भी कर सकता है, अब वो 6 + 1 भी कर सकता है, अब वो 4 + 3 भी कर सकता है, अब वो 5 + 2 भी कर सकता है। मीन्स उसके पास ऑप्शन ज्यादा हो गए। तो वैसी थिंकिंग, वैसे प्रश्न जहां पे एक से अधिक हम बच्चों को क्या करा दें, सोचने पर मजबूर करा दें। बच्चों को एक से अधिक हम क्वेश्चन उसको ऐसा हम उसके क्वेश्चन करें कि वो एक से अधिक कॉन्सेप्ट और ऑप्शन उसके पास हो, वहां पे वो खुला प्रश्न होगा। और जहां पे सिर्फ एक जगह बच के रह जाए, वो उसका बंद अंत वाला होगा। अब आप क्वेश्चन को धड़ल्ले से मारोगे। बस देखते जाइए आप कैसे क्वेश्चन को उड़ा के रखने वाले हैं। बस कॉन्सेप्ट आपने जान लिया ना, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। इसी तरह से अब आपको क्या होगा, एक एक कॉन्सेप्ट खत्म होता जाएगा। अगर आप इसको जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो साइड में आप इसको कहीं लिख लो। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन पढ़िए। यदि 2 संख्याओं का योग 15 है, बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी क्या होगी? अब बताइए, क्लोज है कि ओपन है? अपने मन से बताइए। ये क्लोज है, क्यों? क्योंकि 2 संख्याओं का योग 15 है, एक 7 है, तो दूसरी क्या होगी? जाहिर सी बात है, 8 को छोड़कर वो कुछ और बोल ही नहीं सकता, दूसरा उसका ऑप्शन है ही नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लोज इंडेड का। तो क्या पूछ रहा है, मुक्त अंत वाला। जब मुक्त पूछ रहा है तो ये तो होने से रहा, नहीं होगा। दूसरा है, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिता की आयु उसकी आयु से 5 गुना है, तो पिताजी की आयु कितनी होगी? ये भी मैथमेटिक्स करेगा तो इसका भी एक ही निश्चित आंसर मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या है? आ गया ना वो क्वेश्चन। यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वो संख्याएं क्या है? अब 2 संख्याओं 17 को किसी भी तरह से बना सकता है। अब तो उसका सिर्फ एक आंसर तो रहा नहीं। अब वो 16 + 1 को भी लेकर बना देगा, 15 + 2 को भी बना देगा, 14 + 3 को भी बता देगा। बहुत सारे ऑप्शन उसके पास हैं। मीन्स कि आपका यही सही होगा। चौथा भी देख लीजिए, 17 में क्या जोड़ा जाए कि 23 आ जाए। अब वो केवल एक ही आंसर दे सकता है ना, क्या देगा बताइए? 6 देगा कि 17 में मात्र 6 देगा, इसको छोड़कर को कुछ और दे नहीं सकता। तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन हो गया सही। ठीक, इसी तरह से हम लोग थ्योरी भी साइड साइड बताते जाएंगे। आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं। इंग्लिश वाले भैया लोग एक बार आप इसको इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद हम अब इसको हिंदी में बताने वाले हैं। चलिए देखिए, आप लोग पहले क्लास क्वेश्चन देखिए, रोक दीजिए, अपना आंसर दीजिए, फिर जब हम बोलेंगे फिर आप अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, फिर मतलब मेरे आंसर से मैच कराइएगा। और मैं जैसे सोचने को मजबूर कर रहा हूं ना, वैसे आप सोचिए। आप अपने आप को एक टीचर के रूप में रखिए, उसके बाद ही आप कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखते जाइए, पहला है क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। कक्षा में, और जूम कर दें, चलिए हम हट जा रहे हैं। कक्षा में ध्यान दीजिएगा, कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को
कक्षा में बच्चों को स्थानीय मानने की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मतलब बच्चों के अंदर क्या डेवलप करा रहा है टीचर, बच्चों के अंदर टीचर क्या डेवलप करा रहा है, क्या बोला जाता है उसको, क्वेश्चन क्या, स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करा रहा है। और उसने एक पहेली का उपयोग किया है। क्या कह रहा है, मैं 5 दहाई हूं। क्वेश्चन है, एक ऐसी पहेली है कि मैं 5 दहाई हूं और 4 इकाई से छोटा हूं। मैं 5 दहाई हूं और मैं 4 इकाई से छोटा हूं। ये प्रश्न अगर आपके दिमाग में आया तो वो पूछ रहा है कि स्थानीय मान की संकल्पना को टीचर कैसे डेवलप करा रहा है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला क्या, योगात्मक मूल्यांकन करा रहा है। हमने मूल्यांकन बताया कि मूल्यांकन योगात्मक कब होता है, जब सेशन के अंत में किया जाए। नहीं, ये नहीं होगा। देखिए साथ ही साथ अब अपना आंसर तो दे चुके होगे, अब मेरा आंसर देखिए, लॉजिक देखिए कैसे एलिमिनेट करना है। राइट आंसर तो ढूंढना ही नहीं, आपको रॉन्ग हटा देना है, राइट ऑटोमेटिक आ जाएगा। किसी चीज को ऐसे नहीं सही किया जाता है। कक्षा की एक रास्ता को भंग करना, कक्षा की एक रास्ता को भंग करना, क्या कक्षा की एक रास्ता को भंग करना ऐसा कोई उद्देश्य है पहेली करा करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे स्थानीय मान की संकल्पना की बात की जा रही है। स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, हमने कहा ना कि बंद सिरे वाला प्रश्न आप नहीं पूछोगे, निगेटिव होगा। चौथा है कि आधार 10 बेस और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। सीधा तो दिख गया आपको आंसर। अब इसमें क्या है कि मतलब 10 का आधार बनाकर, 10 संख्या को आधार बनाकर स्थानीय मान की संकल्पना को क्या कर रहा है, प्रबलित कर रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, मैं 5 दहाई हूं, मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं। 5 दहाई यानी कि 50 और 4 इकाई से छोटा हूं, मीन्स को 10 को आधार बना करके ही चीजों को क्या कर रहा है, वो बता रहा है। तो मीन्स के स्थानीय मान का, हाँ सीधा सीधा आपका आंसर मिल गया। कौन सा सही होगा, यही आपका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश वाले साथी लोग इसको आप लोग एक बार देख लो, ये क्वेश्चन हम बढ़ा कर दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार आप लोग क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन तो दोनों में सेम रहेगा। चलिए अब दोनों पढ़ेंगे तो टाइम ना लगेगा बाबू, जल्दी खत्म भी करनी है और आपको समझाना भी है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे है, निम्न में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों पढ़ाने के उद्देश्य हैं। इनमें से कौन से हैं जो प्राथमिक में आकृतियों को पढ़ाने के उद्देश्य है, कि आकृतियां कैसे पढ़ाई क्यों जाती हैं, प्राथमिक क्लास में आकृतियां क्यों पढ़ाई जाती हैं, उसका उद्देश्य आपको बताना है। बस आप देखते जाइए। पहला है, अब देखिए एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। अब हमको ऐसे कूट बनाना है। देखिए देखिए ऑप्शन देखिए, दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, विजुअलाइजेशन करना। इसका आप इंग्लिश देखो, वहां आपको विजुअलाइजेशन करना, कि बच्चों को हम विजुअलाइज कराते हैं। आप लोग अपना आंसर दीजिए, अब दे दीजिए, रोक करके दे दीजिए, फिर हम देंगे। हमारे आप लॉजिक सुनिए। दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, कि हाँ दृश्यीकरण बच्चे का करा रहे हैं। ज्यामितीय आकृतियों के नाम को स्मरण करना, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, दिक् स्थान संबंधित तौर कौशल में वृद्धि करना। दिक् स्थान मतलब कि एक शेप होता है ना किसी चीज का, मान लीजिए एक कमरा है, इस कमरे को हम लोग को एक जगह है, उस जगह के हिसाब से हम देखेंगे, ज्यामिति हिसाब से मैथमेटिकल तर्क लगाएंगे कि यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, मेरे स्टूडियो के सेटअप ऐसे करना है, वो चीज़ मतलब हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी हो गई। आप खुद देखोगे ना, जब से मैंने शुरू किया आप लोगों को पढ़ाना, मैंने अपने स्टूडियो को क्या क्या नहीं बनाया है, कितना बेहतरीन से कितना बिगाड़ता हूँ, बिगाड़ने से फिर बनाता हूँ। मेरी टीम इस पर बहुत काम करती है। कहने का सीन ये है ना कि अपने आप को बराबर स्थान खोज के, दिक् स्थान कैसे हम मैनेज करें, किस तरह से करें कि हम बेस्ट से बेस्ट दे पाए। किसी को दिक् स्थान मतलब कि स्थानिक समझ की बात होती है। देखिए ये कभी भी कौशल वृद्धि दिक् स्थान वाली बात कभी भी मैथमेटिक्स में सही होती है। ठीक, ये तो सही हो जाएगी। अब देखिए ज्यामिति आकृति के नामों को स्मरण करना, नहीं, ये कभी प्राथमिक स्तर पर ये उद्देश्य नहीं होता है, तो ज्यामिति वाला तो आपका गलत हो जाएगा। मतलब ज्यामिति में आकृतियों को नामों को याद करना तो कभी नहीं, गलत। दृश्यीकरण कौशल, हाँ बच्चों को हम विजुअलाइजेशन कराएंगे, वो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आंखों से दिखाएंगे ज्यामिति शेप को, तभी ना वो चीज़ों को ठीक से बता पाएगा जी। बस वही है। अब देखिए आपका बी तो गलत हो गया। देखिए ऑप्शन को इसके कैसे एलिमिनेट किया जाता है, बाबू तेजी से बढ़ना भी है। ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट किया जाता है कि बी हमारा क्या था, यहाँ पे बी हमारा गलत था। बी देखिए कहाँ है, बी आपका यहाँ है, एक मिनट, बी आपका यहाँ है, गलत हो गया। बी आपका यहाँ है, ये गलत हो गया, और बी आपका यहाँ है, ये गलत हो गया। ऑटोमेटिक आपका एक आंसर सही हो गया। कौन सा सही हो गया आपका, ए और सी। कौन सा सही हो गया, ए और सी। हमने कहा ना कि पहले आप गलत को छांट दीजिए, अपने आप सही निकल जाएगा, या आप सही को निकाल लीजिए, ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। तो पेडागोजी में गलत हटाना चाहिए, सही नहीं पहले छांटना चाहिए। ये कभी कभी होता है कि एक से अधिक आंसर भी सही होते हैं, तो सही छांटोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो गलत को ही हटा दीजिए संदर्भ से उसके। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, भैया लोग इसको पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, दृष्टिबाधित जो बच्चे दृष्टि से बाधित हैं, जिनको दिखाई कम देता है, विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, दृष्टिबाधित बालकों के लिए, आंखों से बाधित जिनको दिखाई नहीं देता है या फिर जिनको कम दिखाई देता है, के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, इनमें से किसका प्रयोग करें कि गणित
शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है, मतलब किसका प्रयोग करके हम लोग बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं। चलिए आपका ऑप्शन सामने है, आंसर दीजिए, फटाक से दीजिए, आंसर दीजिए। जियो बोर्ड, जियोजेब्रा, गिनतारा, ग्राफिक कैलकुलेटर। ध्यान दीजिएगा, आपको हमने मैथ पेडागोजी नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट सामने से लिख लीजिएगा। जियो बोर्ड क्या होता है? देखिए जियो बोर्ड एक होता है कि आपको ऐसे यहाँ पे बना देते हैं, एक आपको ऐसे करके बोर्ड बना रहेगा, यहाँ पे पिन पिन रहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे। अब इसमें क्या किया जाएगा, बच्चे क्या करेंगे इसमें, इस जियो बोर्ड में ऐसे अपना क्लिप लगाएंगे, ठीक, ये रेक्टेंगल टाइप का बिंदु, सारे बिंदुओं को मिलाते जाएंगे, क्लिप लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये उभरे होते हैं, एक सीट पे ये उभरे होते हैं। तो मान लीजिए जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, जब उभरी, देखिए कभी भी उभरी हुई संरचना में दृष्टिबाधित बालकों को, जैसे ब्रेल लिपि होती है वो उभरी हुई होती है, 6 दांत की होती है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है। और ये भी है कि उभरे हुए होते हैं, कौन से, जियो बोर्ड, दिमाग में रखिएगा, जियो बोर्ड, जियो बेड। जिएंगे कैसे, उभरे रहेंगे, जीते रहेंगे तभी हम लोग जिएंगे। तो ऐसा बोर्ड जो जी रहा है, जी कैसे रहा है, उभर करके जी रहा है, ठीक, उभरा हुआ है। तब दृष्टिबाधित जिनके आंखें बाधित थे वो क्या कर लेंगे, वहां पे शेप बना सकते हैं गणित में। अब मान लीजिए कि उनको नहीं दिखाई देता था पेन, उनसे तो नहीं बना पाएंगे, उभरी आकृति को लोग फील कर लेते हैं, ठीक। जिनकी आंखें नहीं होती हैं ना बाबू, उनकी इंद्रियां बहुत मजबूत होती हैं। एक बार जिसकी आवाज को, एक बार जिसके स्पर्श को, एक बार जिस चीज को उन्होंने टच कर लिया ना, वो कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब इससे वो लोग समझ लेंगे। तो मतलब कि दृष्टिबाधित के लिए तो ये सही है, हाँ ये यूज किया जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही है, एक मिनट, हाँ पहला ऑप्शन आपका सही है, जियो बोर्ड। दूसरा है जियोजेब्रा। देखिए जियोजेब्रा क्या होता है, जियोजेब्रा एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। कैसे याद करेंगे, जियोजेब्रा, जियो जी रहा है, ब्रा लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, जेब्रा, ए से एप्लीकेशन समझ लीजिए कि ये एक ऐप्स है, एक ऐप है। ऐप बताइए दृष्टिबाधित के लिए क्या ऐप कोई काम करेगा, ऐप कभी भी उसको उनको दिखाई नहीं देगा, वो तो सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगा डिस्प्ले के। तो इस तरह से ये उसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन बी को काट दीजिए आप, ठीक। अब बच गया आपका, अभी हम लोग मैच करा रहे हैं। अगर आप इसी हिसाब से देखिए, ग्राफिक गिनतारा देखिए, अब एक आप लोग देखोगे, वो भी ड्रॉ कर दे रहे हैं, देखोगे कि आंगनबाड़ी वगैरह में हम देखे हैं, या छोटे प्राइमरी क्लासेस में, जो प्राइवेट स्कूल में जहाँ बढ़िया बढ़िया संसाधन होते हैं, अब तो गवर्नमेंट भी देने लगी प्राइमरी कॉलेज में, ऐसे ऐसे आपका स्टेप होता है। और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसी में एक, फिर यहाँ 3 है गया, तो यहाँ पे 4 होगा, फिर 5 हो गए, बढ़ते हुए संख्या में क्रम से उसमें दाने डाले होते हैं, बच्चे गिनते हैं। अब बताइए कि जो बच्चा खुद स्पर्श करेगा जिस चीज़ को, दृष्टिबाधित, तो उसको स्पर्श करके गिन रहा है, गिन रहा है, गिन रहा है, मीन्स कि उससे भी उसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन क्या आपका, कि शिक्षण, गणित के शिक्षण अधिगम में प्रयोग कर सकते हैं। तो मीन्स कि आपका गिनतारा हो जाएगा, आपका जियो बोर्ड हो जाएगा। अब जियोजेब्रा तो आपका होगा नहीं। ग्राफिक कैलकुलेटर, अब ग्राफिक कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर ग्राफिक है, क्या उससे बच्चा कब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप लोग एप्लीकेशन देखिए, आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। देखिए क्या क्या सही था हमारा, ए सही था और गिनतारा सही था। देखिए ए और सी सही था ना, ए और सी को ढूंढ लीजिए। अब बताइएगा, इसको छोड़कर और कोई कॉम्बिनेशन बनाया ही नहीं है कहीं पे, ए और सी को, कहीं बी और डी वाली बात ही नहीं। अगर डी पे आप कंफ्यूज भी हो, बी पे आप कंफ्यूज भी हो, तो आपका ए और सी जब सही हो गया, तो बी और डी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। देखिए कहीं पे ऐसा नहीं है ना, देखिए एक है ए बी और डी, लेकिन हमने कहा कि ए और सी को मार दीजिए, क्योंकि आपका सी भी सही था और ए बी और डी में सी नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिक ऑप्शन कौन सा सही हो जाए, ए और सी वाला, राइट। थोड़ा तेजी से चलते हैं यार बाबू लोग। अब इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाली, चलिए पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लिया करिए। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान, ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण हम करा रहे हैं, उस दौरान शिक्षिका है, ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर क्या कर रही है, विचार करती है। मतलब कि वो बच्चों को ज्यामितीय आकृति पढ़ा रही है, ठीक। अब वो सोच रही है कि हम इनको क्षेत्रीय भ्रमण करा दें। यह प्रतिबिंबित करता है, अब इसके 4 ऑप्शन ये बताएगा कि इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है कि वो बच्चों को, देखिए अब हमको यहीं पे एक थ्योरी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्या होता है कि बच्चों को गणित पढ़ाते समय या फिर भूगोल पढ़ाते समय जो शेप से कार्डिंग होता है, अब गणित को पढ़ें, गणित क्या समझिए, क्षेत्रीय भ्रमण करा करके, ऐतिहासिक इमारत दिखा करके, कोई तरह तरह के जो वस्तुएं बनी हैं, इमारतें बनी हैं, डायग्राम्स बने हैं, उनको दिखा करके, आंखों से कहा जाता है कि मूर्त रूप से दिखा करके उनको हम अनुभव कराते हैं, तो उनको बेहतरीन समझ होती है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली मैथ और भूगोल में और साइंस में, ये तीनों चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अब देखिए कि अब इन चारों में सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है आपका, देखिए कि सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा किया था, यह आवश्यक है। क्या वो क्षेत्र भ्रमण इसलिए कराएगी क्योंकि सीबीएसई ने ये कहा है? नहीं, ऐसा तो कभी हमने कभी पेडागोजी और एनसीएफ वगैरह में पढ़ा ही नहीं है। एक नित्य क्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है। एक नित्य क्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। थोड़ा सा सही लग रहा है, इनसे भी बेहतर ऑप्शन हमको मिल सकता है क्या? आइए देखते हैं।
आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। आप बताइए, हमने अभी यही बात दोहराया कि नहीं दोहराया? क्या चीज़ कि वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है गणित जो है, आकृतियां जो भी बनाई जाती है ना, तो अब देखेंगे कि हम लोग कहीं लेकर जा रहे हैं बच्चों को हम लेकर जा रहे हैं, कहाँ पे लेकर जा रहे हैं? क्षेत्र भ्रमण करा रहे हैं। अब वहाँ पे तरह तरह के वास्तुशिल्प बने हुए हैं, हो सकता है कोई ऐतिहासिक हो, अनऐतिहासिक हो। अब वो अनऐतिहासिक और ऐतिहासिक को हम लोग क्या करेंगे, लेकर के आएंगे और क्या करेंगे, मतलब बच्चों को लेकर के जाएंगे, उनको दिखाएंगे। तो बच्चों में इससे क्या होगा, मैथमेटाइजेशन होता है, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और वो कक्षा कक्ष के गणित को कहाँ से, कक्षा कक्ष से बाहर की लाइफ से उनको जोड़ कर रख देते हैं। इसीलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा इसके आगे बहुत बौना साबित हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 सही होगा। चौथा पढ़ लीजिए, अध्यापक निर्धारित समय से पहले अधिकतम पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और खाली समय में अवकाश देना चाहती है। गलत है, ऐसा कुछ होना नहीं है। आप खुद लॉजिक लगाइए, क्या ये सही है कि नहीं है? सही है। चलिए बाबू पढ़ लीजिए, आप ये क्वेश्चन पढ़िए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। चौथा क्वेश्चन है, हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, इतना एक्चुअली समझाना पड़ रहा है ना बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए, क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, थोड़ा टाइम तो लग रहा है। देखिए, जिसकी स्पीड, जिसको लग रहा है कि हम स्लो बोल रहे हैं तेज कर ले, जिसको लग रहा है हम तेज बोल रहे हैं स्लो कर ले। हम ऐसा चला रहे हैं कि जल्दी से खत्म भी और आपको समझ में आए, क्योंकि लेंथ बड़ा होती है तो फिर आप लोगों को तो चाहिए ना कि कम टाइम हम पेपर ही फाड़ करके रख दें। 3-4 बार बैक लगता है तो ऑटोमेटिक आकर के लोग शांति से पढ़ने लगते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, तो प्लीज़ आराम से पढ़ लीजिए। आप ही के, हमको क्या शौक लगा यहाँ पे आधा घंटे 1 घंटा पढ़ाने का? मजबूरी में हम भी पढ़ाते हैं, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि इसी से आपका पेपर निकलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं मतलब अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा की गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। कि प्राथमिक कक्षा की गणित की एक अध्यापिका है, ठीक, और अपने छात्रों के सामने क्या रखती है, प्रश्न रखती है। इसमें कह रही है क्या कि रीना और शमा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। बहुत सारे मूल्य पर्चियों को देखकर उनके चकरा जाती हैं। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं? मतलब सिंपल क्वेश्चन समझिए कि दो दोस्त मित्र हैं, सखी हैं, रीना और शमा दुकान पे गई बैग खरीदने, और वहाँ पे टाइप टाइप के पर्चियों वाले बैग लगे हैं, अलग अलग मूल्य के बैग लगे हैं। अब उससे उनको चकरा जा रही हैं। अब अभी एग्जामिनर ये कह रहा है कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए बैगों को। मान लीजिए किसी का 200 होगा, किसी का 300 होगा, तो आरोही या अवरोही में करिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में इनके दामों को लगाइए। ठीक है, हम थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बहुत भगाने की कोशिश करें, थ्योरी तो सारा कंप्लीट करा ही रहे हैं यहाँ से। अब ये देखिए, बैग है, किसी का 4000 है, किसी का 2000 है, 3, मतलब यहाँ पे आपको मैथमेटाइजेशन नहीं करा रहा है, इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से जो निम्नलिखित संदर्भ में से कौन सा सही है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर इतना भी कह देना कि इसमें से आरोही और अवरोही, हम मानते हैं कि 90% लोग सही कर देंगे, लेकिन 10% उनमें वो भी बच्चे होंगे जिनका बेसिक मैथ बहुत खराब है, वो भी इसमें गलती कर सकते हैं। तो हम लोग का साथ यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग को कॉन्फिडेंस ही लग रहा था, हम लोग मेहनत कम करते हैं, कम टाइम में हम लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते नहीं हो पाएगा। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम लगता है, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। और लंबी लेंथ से नहीं मतलब है, आपको सीखने से मतलब है कि आप सीख कहाँ से रहे हो। चलिए, अब इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रश्न के उपयोग से केवल आरोही एवं अवरोही क्रम की अवधारणाएं सुदृढ़ हो सकती हैं। देखिए, केवल लगा दी, हमने बताया था केवल जहां होगा वो गलत हो जाएगा, और केवल आरोही अवरोही तो होगा नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। कैसे होंगी देखते जाइए। शिक्षिका प्रश्न का उपयोग, दिखाई दे रहा है, शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने, आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पना को परिचय के लिए कर सकती है। यह भी बेस्ट ऑप्शन है। एक बार इसको होल्ड करके आगे बढ़ते हैं। यह गणित का प्रश्न नहीं है क्योंकि यह संख्याओं पर मूल संख्याओं को सम्मिलित नहीं करता है। ये क्यों? यह गणित का प्रश्न नहीं है। हम बच्चों को संख्या, कोई भी चीज़ में संख्या आ गई वहाँ पे गणित ही नहीं है। हर गणित जहाँ संख्या नहीं वहाँ भी होता है। गणित को आप लोग समझते क्या हो? हम लोग को नॉर्मल डेली भाषा से बच्चा जो कुछ नहीं जानता उसको हमने कहा कि बाबू रुपया, पैसा, वो भी देखिएगा कहेगा कि पैसा, 2 सिक्के दो कहेगा कि 2 ठे पैसा या 2 ठे रुपया, कुछ भी बोलेगा तू तलाती आवाज में ही बोलेगा। मैथमेटिशियन हर जगह होता है। बच्चों को कोई चीज़ कहोगे कि बड़ा वाला कंघी लाओ, बड़ा वाला बोतल लाओ, तो बड़ा वाला बोतल लेकर आएगा, तो उसको कंसेप्ट मिल गया कौन छोटा है कौन बड़ा है। आरोही आरोही में धीरे धीरे सजाने लगता है। ये सारी चीज़ें मैथमेटाइजेशन ही होती है, सिर्फ पेपर देना मैथमेटाइजेशन नहीं होता है। तो क्या नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। शिक्षिका को कक्षा में संदर्भात्मक प्रश्नों को लाने से बचना चाहिए। तो देखिए, ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिक है, तो हमने कहा ना कि इसको होल्ड करिए, और जिसको आप होल्ड किए तो वही आपका सही हो जाएगा। कि शिक्षिका क्या कर रही है? प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने में। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब आपको क्या है, देखिए, ये बैग हैं, अब बैग के मूल्य हैं तो उनको आरोही आरोही में करा ही रहा है। उनमें क्या हो जाएगी, कौन संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, संख्याओं का ज्ञान उनको ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। कोई कितना ऑप्शन देखे थे हम लोग, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। संख्याओं का ज्ञान ऑटोमेटिक अब उनको हो ही जाएगा। संख्याओं के ज्ञान के साथ साथ उनको संक्रियाएं भी होंगी कि क्या बोलते हैं कि स्थानीय मान की भी संख्या उनको होगी। क्या इसमें दिया है? नहीं देगा, फिर भी उसको स्थानीय मान हो गया ना कि बच्चा देखिए कितने कितने रुपए का बैग है। बैग 1934 ऐसे टाइप का, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हज़ार का भी उसको ज्ञान होगा, संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे ज्ञान हो जाएंगी। मीन्स कि आपका 2 ऑप्शन सही है, आप भी जानते हो।
ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया। ये पढ़ लीजिए आप, ये एनसीएफ से क्वेश्चन है, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम पहुँचते हैं ऑप्शन पे। चलिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को भी निरूपित करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा गणित के दृष्टिकोण को एनसीएफ के अकॉर्डिंग निरूपित करता है। बहुत इजी क्वेश्चन होगा, एनसीएफ से बहुत इजी टाइप क्वेश्चन। हमने एनसीएफ आपको पूरा पढ़ा है, जाकर के देखिएगा, मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक, हमने इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है ना कि आप कहोगे और देखिए क्वेश्चन को लगाओगे, कतई गलत नहीं होगा। बस जो चीज़ पढ़ाए थे बस यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगा। छात्र सूत्रों का स्मरण कर रहे हैं, क्या सूत्रों का स्मरण कराया जाता है? गलत, हटाइए। कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचन करता, एक केवल वाचक वर्ण के रूप में नहीं, केवल की बात है, केवल वाचक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, गलत। छात्र पाठ्य पुस्तक में हल की उदाहरणों की नकल कर रहे हैं, ये भी गलत। चौथा ऑटोमेटिक से हमने कहा ना 3 गलत करे, चौथा सही हो जाएगा। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण की बात आ गई, क्वेश्चन आंसर सही हो गया। अर्थपूर्ण कहीं भी आ गई, बात खत्म, सही हो गया। इसको पढ़िए क्वेश्चन को बाबू, आप लोग पढ़िए पढ़िए। चलिए हिंदी में देख लीजिए। गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको एक बात बताएं, अगर आप लोग हमने क्यों कहते हैं आपको कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन देखिए, इसलिए कहते हैं ना कि देखिए आप कैसे, अब आपने कभी कभी कहीं पढ़ा है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड क्या होता है, हमने खुद देखा तो हिल गए। इंग्लिश इसका हम वापस बैक करके आए हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे लिखा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या लिखा है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब अपने मन से बताइए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से अगर आप नहीं जानते, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड देख कर कभी लेके आप ये चारों क्वेश्चन सही कर सकते थे। चारों ऑप्शन आपने 20 बार पढ़ा होगा, नहीं कर सकते थे। अब हमने कहा कि ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, अब आप इसको सही कर दोगे तो आप में से 50 से 60% बच्चे इसको सही कर देंगे। करिए, हम बता रहे हैं। गणित के आकलन का साधन बनाया जा रहा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड को, इनमें से इनके बारे में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों के द्वारा की गई परियोजनाओं और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है। क्या एनेक्डोटल रिकॉर्ड बच्चों के द्वारा परियोजना और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है? थोड़ा अच्छा ऑप्शन लग रहा है, होल्ड करके आगे बढ़िए। यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांचता है और उसे अंकित करता है। इसको भी एक बार और आगे पढ़िए। इसके यह एक विशेष कौशल या प्रक्रिया को होने या न होने को अंकित करता है। इसको भी आगे बढ़िए। चौथा है, दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। अब आप खुद बताइए कि क्या चौथा ऑप्शन ऐसा कुछ आपको लग रहा है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, और हमने पोर्टफोलियो में आपको बताया था कि पोर्टफोलियो मतलब फाइल, या एक फाइल होगी, पोर्टफोलियो एक फाइल होगी जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाएंगी। हमने कहा था एनेक्डोटल, ए से ऑल मतलब बच्चों का सारा चीज लिखा जाएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, सारा चीज लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है ऑप्शन कि दिन प्रतिदिन, पढ़िए, दिन प्रतिदिन के आधार पर मतलब सब कुछ, ए से ऑल, और एनेक्डोटल, टोटल मतलब टोटल, ऑल मतलब टोटल रिकॉर्ड को हम लोग रखते हैं और उसके क्या करते हैं, उसके प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करेंगे और वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। अब बताइए कि बाकी के जो तीनों ऑप्शन थे, इस ऑप्शन में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? ऑटोमेटिक आपका आंसर सही हो गया। चलिए क्वेश्चन है, एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय, मतलब कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, वो अपनी कक्षा में गुणन का परिचय, योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से करवा रही हैं। ठीक, वह कराया, वो मतलब कि कक्षा 3 की अध्यापिका है, वो अपनी कक्षा में गुणन का परिचय, मतलब गुणन का मतलब गुणा का परिचय करा रही है, और योग की पुनरावृत्ति करा करके और आयताकार सारणी से करा रही है। मतलब कि योग की पुनरावृत्ति से गुणन होता है कि नहीं होता है? देखिए जैसे हमने कहा कि 2 + 2 4, हमने कहा कि 2 + 2 + 2 3 बार जोड़ दो तो 8, फिर इसे 2 + 2 + 2, वो भी मतलब पुनरावृत्ति हो रहा है तो उससे गुणन बढ़ता जाता है, तो उसको इस तरह से करा रही है और आयताकार सारणी बना करके करा रही है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु, मतलब गुणन का जो परिचय हम करा रहे हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों, देखिए बच्चों को अनौपचारिक रणनीतियों, ठीक है, कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनको अनुभव को उपयोग में ला रही हैं। ऑप्शन सही लग रहा है, आगे देख लेते हैं। गुणन की बहुल औपचारिक कलन विधियों को पढ़ा रही है। औपचारिक बच्चों को हम औपचारिक कभी नहीं पढ़ाएंगे, काटिए, छोटे बच्चे हैं औपचारिक रूप से नहीं। बहुत सा समय नष्ट कर रही है, नहीं, टीचर पढ़ाने गई है, समय नष्ट थोड़े थोड़े ना करिए। छात्रों को व्यस्त करो, अपने लिए खाली समय प्राप्त करिए, भी ऑप्शन गलत है, ऑटोमेटिक आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना बेहतरीन, बहुत घुमा भी रहा है क्वेश्चन, तो सीधा तो आपको ऑप्शन दे भी रहा है ना। आपको लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, मनोभूमि से पहले, रणभूमि से पहले मनोभूमि में तो खेलना ही पड़ेगा। बस ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए ना, हम लिख करके दे रहे हैं ना बाबू, मज़ा आ जाएगा, आप लोग एकदम फोड़ करके आ जाओगे एग्जाम में। देखिए ये ऑप्शन लगाइए, ये क्वेश्चन लगाइए, बढ़ दिए, आगे बढ़िए। कौन सा? 55 है और मात्र 5 क्वेश्चन है आपका।
एक बच्ची गेंदों की गणना, एक गेंद एक पर उंगली, मतलब एक बच्ची है वो गेंदों की गणना कर रही है, एक एक गेंद पर ऐसे 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 गेंद पर क्या कर रही है, उंगली रख करके नहीं होता है कि मान लीजिए 2 पेन है तो ज़्यादा पेन होगा तो कैसे गिनेगी, 1 2 3, तो मतलब ऐसे करके वो गेंदों की गिन रही है और क्रम से उनका नाम बोलते जा रही है, वही कि 1 2 3 नाम भी बोल रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की, उसने कुछ गेंद इसमें थे, मान लीजिए जब यहीं से हमने कहा 5 उंगलियों गिनो ऐसे, तो क्या करेगी 1 2 3 4 5, अगर ये गोल होता है इसे हमने कहा गिनो 1 2 3 4 5, फिर उसने दोबारा इसको गिन लिया 6, मतलब कहने का मतलब कि वो बार बार एक कई गेंदों को कई बार वो गिन ले रही है। पूछ रहा कि इस बच्ची की पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना, मतलब बच्ची में कहाँ थोड़ी सी कमी है, हमें उसको दूर करना है, कौन सी अवधारणा में उसने मिस किया है, उसको कौन सा बेहतर है वो कराना है। अब आपको 4 ऑप्शन दिया है, एक से एक संगतता, एक ही संगति, दूसरा है पंक्तिबद्धता, तीसरा है वर्गीकरण गणना संख्या। अपने मन से बताइए क्या कहीं यहाँ पे गणना संख्या गणना कहीं कराया जा रहा है, गणना तो नहीं, तो ये बताया जा रहा है कि वो एक ही करके बच्ची गिन रही है तो मिस कर रही कि कोई इसी संख्या को 2 बार गिन ले रही है, ये तो होगा नहीं। वर्गीकरण नाम का कहीं चीज़ ऐसा हो रहा है, कहीं क्लासिफाइड की जा रही है चीज़ें, बिल्कुल नहीं। पंक्तिबद्ध कहीं किया जा रहा है तो बिल्कुल नहीं। ऑटोमेटिक एक से एक संगतता, ऐसे साफ ही लिखा है वो एक ही संगति कि मतलब कि एक से एक हम क्या कर रहे हैं, संगत बना करके चीज़ों को हम उसको पढ़ाएंगे कि संगत, देखो बेटा ये ऐसे चलता है, आपको ऐसे ही सीधा गिनना है, इसको आप ऐसे मत गिनो, ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 गेंद। अब आपको वापस जब यहाँ आएगी तो कहेगी नहीं 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 ये तो हमने गिना हुआ था, नहीं होगा, तो इस तरह से वो कर लेगी। अब आपका ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं, गणित में भ्रांतियों को कैसे दूर करेंगे बताइए, गणित में भ्रांतियों को कैसे दूर कर सकते हैं। बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर, एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर उनको कई बार दोहराकर, देखिए दोहराकर बनाकर तो सही नहीं होता है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को अभ्यास और ड्रिल से, ड्रिल वाला तो हम ऐसे ही काट देंगे, आप भी जानते हो। कलन विधि को दोबारा प्रदर्शन करके, नहीं कलन विधि की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन क्या है, गणित की भ्रांति की बात हो रही है तो कलन कहाँ से आ गई, नहीं। भ्रांति मतलब बच्चे को कुछ चीज़ें कमी है, कुछ कॉन्सेप्ट में कमी है, गणित को लेकर के वो लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते समय हमने कहा एक बार आप लोग इंग्लिश वाला को पढ़िए। देखिए यहाँ पे हमको ये भी पहला ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन भी थोड़ा हमको अजीब लग रहा था, हमने जब इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखा था, देखिए कितना अंदर आ जाएगा। उदाहरणों गैर में व्यस्त रखकर, तो व्यस्त रखना तो हमेशा गलत होता है, बट जब हम इसके ऊपर गए, हमने जब इसको इंग्लिश में पढ़ा तो इंगेज चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों को इंगेज किया जा रहा है, मतलब उस एक्टिविटी में रखा जा रहा है, ठीक। तो देखिए कहाँ कितना अंतर है क्या ना हिंदी और इंग्लिश के वर्ड में, इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश को भी पढ़ते रहिए कि इंगेज चिल्ड्रेन विथ एग्जाम्पल एंड नॉट एग्जाम्पल। अब कितना अब ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन दिखने लगा कि बच्चों को उदाहरण भी दे रहे हैं और गैर उदाहरण दे रहे हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, कि द्वारा उनको हम क्या करें, इंगेज करा देंगे। तो मतलब कि ऐसे मतलब किसी के मान लो बच्चों के साथ कोई कुछ भ्रांतियां हैं मैथ को लेकर के, अब हम उसको गणित के बाहर के दूसरे एग्जाम्पल दे करके जब उनको समझाएंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे उस चीज़ की, उस भ्रांति को दूर किया। कहा जाता है ना कि मान लीजिए कि किसी पार्टी के सपोर्टर हो और हमने उसकी कमी आपको बताया, आप उसको इतने बेहतरीन तरीके से आप उसको सपोर्ट करते हो कि उसकी कमियां भी नहीं दिख रही है। अब हम किसी और चीज़ को संदर्भ में लाएंगे, गैर एग्जाम्पल ला करके आपको समझाएंगे, तो आपको लॉजिक लगेगा, अरे यार बात तो सही कह रहा है, ठीक। इस लॉजिक के आधार पर हम बच्चों को यहाँ पे कराएंगे तो भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। मतलब कोई सुश्री रोमी जी हैं, वो अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती हैं। मतलब देखिए ये मतलब अभिकलन करा रही हैं बच्चों से कोई सुश्री गणित की कक्षा में, और एक स्थिति सिचुएशन को क्रिएट कर रही है। क्या सिचुएशन है आपका, पहले वो करा रही हैं 10+2 मतलब 10+2 करा रही हैं, फिर 10×2 करा रही हैं, फिर 10 प्लस इन क्या है -3 और 10/2। देखिए कभी कभी दिमाग को शार्प किया जाता है और क्वेश्चन को समझा जाता है कि क्या कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं ना है। हमने देखा यहाँ पे जब हम देख रहे थे कि 10+2 लिखा, 10×2 लिखा, डिवाइड भी 2 से किया है, तो ये क्यों -3 किया है। तो हमने इसका इंग्लिश वाला वर्जन में गए, और जब इंग्लिश वाले वर्जन में गए तो हम चौंक गए। क्या हो गए, हम चौंक गए। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे हर चीज़ 2 में, मतलब माइनस भी, प्लस भी, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई सारे 2 से किए हैं, और हिंदी वाले में मिस्टेक करके छाप दिया है। हम चाहते थे इसको प्रिंट करके अलग से भी ला सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि सेम वही क्वेश्चन उठा के, सेम वही पीडीएफ उठा के आपको दे जो आयोग ने ऑलरेडी दिया हुआ है आपके एग्जाम में। मतलब आपको एक भी डाटा अलग इधर उधर ना हो सकता है कि टाइप करने में, कॉपी पेस्ट करने में क्या हो जाए, कहीं हमसे मिस्टेक हो जाए। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आयोग भी गलती करता है, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों को तवज्जो देते हैं कि आप दोनों में पढ़िए। क्यों, देखिए यहीं पे मिस्टेक देखिए, अगर ये डाटा वाला क्वेश्चन होता और हिंदी में कुछ और होता, इंग्लिश में कुछ और होता, तो क्या आपसे गलती हो जाती कि नहीं हो जाती, होती कि नहीं गलती, यही चीज़ होता है। इसलिए और इंग्लिश
इंग्लिश को हमेशा कभी भी वैलिड दिया जाता है कि इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हिंदी में क्वेश्चन गलत है और इंग्लिश में सही है तो आप वहाँ पे नंबर उनसे नहीं क्लेम नहीं कर सकते, आपको वहाँ आपका ही नुकसान होगा। मेरा एक बार पेपर में एक नुकसान हुआ था, मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में मेरा 1 नंबर कटा था और मैं आज तक उसका दर्द झेलता हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। समझ रहे हो ना आप? मान लीजिए आपको 60 में 60 लाना है और मान लीजिए 59 आ गया, और सिर्फ इस वजह से 59 है, मतलब 59 नहीं आया था, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस वजह से 59 अगर आपका आ गया कि आपका हिंदी में कुछ और क्वेश्चन था और इंग्लिश में कुछ और क्वेश्चन था, आपने हिंदी में पढ़ करके सही कर दिया, इंग्लिश वाले में ऑप्शन ही बदल गया था। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन पे आते हैं कि अभिकलन करनी हो तो स्थिति क्रिएट कर रही है, 10+2 कर रही है, 10-2 कर रही है, मतलब डिवाइड भी कर रही है 2 से, और यहाँ पे 2 कर लीजिएगा ये, हाँ, फिर उसके बाद से क्या करें, मल्टीप्लाई भी कर रही है। तब ये पूछ रहा है ना कि इनमें से कौन सा सही है, कि मिश्रित प्रकार की क्या टीचर क्या कर रही हैं कि मिश्रित प्रकार की समस्याएं दे रही हैं, वो अपने विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही हैं। ऑप्शन सही लग रहा है, होल्ड करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, वह विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही है। भाषा निपुणता की बात ही नहीं है, मैथ में वो चीज़ें करा रही है तो भाषा वाली बात ही नहीं होगी, काट दीजिए। वह विद्यार्थियों के गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशलों के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही हैं। विद्यार्थियों के गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में, यह भी ऑप्शन सही लग रहा है। चौथा देखिए, विद्यार्थियों को कुछ कार्य देकर वह अपनी कक्षा में अनुशासन कायम करने की कोशिश कर रही है। चौथा ऑप्शन भी गलत है, अनुशासन कायम की बात ही नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। देखिएगा कि कभी भी विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान की बात हो रही है ना, तो इसी को हम इसलिए वजह से हम इसको सही मानेंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ें विद्यार्थियों के हित में देखते हैं। आयोग ने भी इसको सही माना। आपका ऑप्शन 1 भी गलत नहीं है, बट कहा जाता है ना कि हमें बेस्ट में बेस्ट ढूंढना है। कभी कभी हम 4 में से 2 अलग कर लेते हैं, लेकिन 2 में हम फंस जाते हैं। या आई थिंक आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं। गणित के उच्च उद्देश्य कौन से होते हैं? एक सूक्ष्म उद्देश्य होता है और एक उच्च उद्देश्य होता है। हमने आपको एनसीएफ में पढ़ाया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, बाबू टाइम जाएगा, एनसीएफ में पढ़ लीजिएगा। हमने एनसीएफ में बहुत सारे सब्जेक्टों की पेडागोजी कराई है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया वहाँ पे। गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना, मतलब कि उच्च उद्देश्य क्या है, गणित के शिक्षण के उच्च उद्देश्य क्या है, उसके बारे में कह रहा है कि रोजगार, गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे। दूसरा दे रहा है कि गणित शिक्षा के बच्चों का आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है, तर्कसंगत निष्कर्षों वाले, ये सही है। बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने, समस्या समाधान मनोविधि, हाँ ये भी सही है। अब चौथा ऑप्शन है गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधिक धारा प्रवाह पर केंद्रित होनी चाहिए। क्या हम कभी भी धारा प्रवाह की बात करेंगे, धारा प्रवाह पर अपने ध्यान को केंद्रित की बात करेंगे गणित में? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका बी और सी तो सही है। अब ये सही है कि नहीं, वो थोड़ा सा हम जो बी और सी के काटेंगे हम देख लेंगे। ऑप्शन में आइए, डी को हम अगर गलत मानते हैं तो डी कहाँ कहाँ है, तो डी आपका यहाँ गलत हो जाएगा, डी आपका यहाँ गलत हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था कि बी और सी सही था, आपका बी और सी सही था, और बी के साथ कहीं, बी और सी के साथ कहीं पे ए लगाया ही नहीं है, तो हम ऑटोमेटिक कर देंगे कि हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन आपका गलत मिल गया था, सिर्फ एक, डी वाला, इसकी वजह से आपका टोटल क्वेश्चन आपने सॉल्व कर डाला। ये रहा आपका आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए एक न्यूमैन थे, उनके अनुसार देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या जो इबारती सवाल होते हैं हल करने में सक्षम हो, विद्यार्थी जो हो कि वो समस्या को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वो 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर नीचे, मतलब कि बच्चा जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपने पढ़ दिया आपके स्क्रीन पे, हमसे समझिए क्वेश्चन का मीनिंग समझिए कि न्यूमैन करके थे, उन्होंने बताया था कि बच्चे समस्या को हल कर रहा है, तो शुरुआत से लेकर के अंतिम का स्टेज क्या होना चाहिए। देखिए कितना ट्रिकी वैसे इसको हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए पहला है आपका कि सबसे पहला छोड़िए, सबसे अंतिम वाला ही देख लीजिए ना। आइए, सबसे अंतिम, किसी भी स्टेज का सबसे अंतिम स्टेज क्या होता है, 5 ऑप्शन पढ़िए, खुद समझ में आएगा। हमने कहा ऑप्शन ई, देखिए क्या लिखा है कि उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना, कि जब सारी चीज़ें हो गई तभी ना हम उसको अर्थपूर्ण रचना जब हम प्रदर्शित कब करते हैं, जब सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम ऑप्शन ई को सबसे लास्ट में रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो बात कह रहा है, इस ऑप्शन में ये क्रम से सजाया जा रहा है कि पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, अंतिम कौन सा होगा। तो आप खुद सोचिए कि कभी भी प्रदर्शित करने की बात होगी तो सबसे लास्ट में होगा, तो ई हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो देखते हैं ई कहाँ कहाँ है। ई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, मतलब कि एक ऑप्शन यहाँ से आप काट पा रहे हो, ऑप्शन थर्ड वाला। अब आपको इसमें हाथ नहीं लगाना है, अब आपको किस में हाथ लगाना है, आपको डायरेक्ट हाथ लगाना है 1, 2 और 4 में। पहला पढ़िए, अब आप शुरू से पढ़िए कि क्रम से लगाना है किसी भी समस्या समाधान को। देखिए पहला क्या है, पूछे गए कार्य को समझना। दूसरा है
समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। अपने मन से बताइए कि जब तक आप किसी समस्या को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे तब तक क्या आपको इसी भी शुरुआत कहाँ से किया जाता है कि क्या आप कुछ करने में सक्षम हो। अगर मान लीजिए हम ही से कह दीजिए कि आप उर्दू पढ़ाइए, हम कितने भी बढ़िया टीचर हैं, हम मान लीजिए 4-5 सब्जेक्ट ऑलरेडी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम 4-5 सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा सकते हैं तो क्या हम उर्दू भी पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो पहले ये देखना चाहिए कि क्या हम, वो समस्या तो हमारे सामने आई, सर ने कहा कि आप जाइए आप उर्दू पढ़ाइए, समस्या सामने आई तो पहले ये तो देखें हम ना कि क्या हम उसको पढ़ाने में सक्षम हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेज होना चाहिए कि समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा है पूछे गए कार्य को समझना। देखिए ऑप्शन था ना कि जब सक्षम हो गए आप, तो अब आपको जो कार्य हुआ है, जो पूछा गया, आप उसको समझ पाएँ। तो पहले आप देखिए कि आप सक्षम हैं कि नहीं, फिर आप देखेंगे कि आप उस कार्य को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप उस कार्य को समझ पा रहे हैं तो आपका पहला ये, और दूसरे नंबर पर ये। अब देखिए आवश्यक गणितीय संक्रिया को करना, आवश्यक गणितीय संक्रिया, और चौथा है गणितीय मांग के अनुसार समस्या, क्योंकि पांचवा तो हम लास्ट में रखेंगे। अब इन्हीं दोनों में से 1-2 तो हो गया, अब 3-4 इनमें से कौन सा होगा? अब देखिए गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता। जब आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, आप पहले योग्य हो देख लिए, फिर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, और समझने के बाद जहाँ जरूरत होगी उस हिसाब से आप समस्या का अनुवाद करेंगे कि नहीं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे आप करेंगे ही करेंगे, तो तीसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा। और चौथे नंबर पे जब तीनों चीज़ें आपने कर लिया, तब अब जो आवश्यकता है संक्रिया करने की, मेन बीच की जो वर्ब करेंगे, जो संक्रियाएं करेंगे, कि आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, ये कभी भी चौथे पे आएगा। खुद सोच के देखिए क्या ये तीसरे पे आ सकता है? संक्रिया तो लास्ट में ही होंगी ना, मतलब उत्पाद से पहले होंगे, प्रदर्शित करने से ठीक पहले होंगे, और पांचवा ऑटोमेटिक आपको प्रदर्शित करने में आ जाता है। तब आप मिला करके देख लीजिए BADCE, तो BADCE कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, ये 3 वाला काट ही दिया था हम लोग, तो BADCE आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। बाबू आप लोग अगर अब तक बैठे हुए हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए। मेहनत होती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बहुत 2 दिन से सोया नहीं हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिजिटल करने में बहुत टाइम लग गया था। टीम थी लेकिन इस समय अकेला हूँ, सारी चीज़ अकेले ही कर रहा हूँ, तो मेहनत को भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी आपके ऊपर है। क्लास अगर पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। गणित के शिक्षक के पेशेवर का विकास के लिए, मतलब गणित का जो, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें आपको पेडागोजी में नहीं होती, आपको लॉजिक लगा करके सही करने होते हैं। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है? पहला है गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए, कि मतलब गणित का जो शिक्षक है उसके पेशेवर के, उसको विकास कैसे करें पेशे के रूप में, कौन सा वांछनीय नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से सही नहीं है। देखिए गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना, ये तो इसका कार्य होना ही चाहिए कि गणित की जो कार्यशालाएं हो रही हैं, जो गोष्ठियाँ हो रही हैं, तो गणित का शिक्षक यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? अपने मन से बताइए। होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। गणित शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी होना चाहिए। तीसरा देखिए अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, बिल्कुल अब नहीं। देखिए कुछ देखिए न्यूनतम लिख दिया ना, अपने और दूसरे विद्यालयों गणित के शिक्षकों, ठीक है, वार्तालाप तो होना चाहिए, बच्चों का फायदा होना चाहिए। अब इसे क्या फर्क पड़ता है कि इस स्कूल के टीचर हैं या दूसरे स्कूल के टीचर हैं? टीचर है ना, वार्तालाप करिए कि आपके यहाँ क्या सही चल रहा है जी, हमारे यहाँ क्या सही चल रहा है जी, हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करें, साझा करें, तुम कुछ क्रिएटिविटी दो, हम कुछ क्रिएटिविटी दें, एटलीस्ट अनटिल बच्चों का ही फायदा होना चाहिए। तो वार्तालाप तो होगा, लेकिन न्यूनतम क्यों होगा? अधिक से अधिक होना चाहिए। तो हमको यही गलत लग रहा है। ठीक। अब शिक्षक विकास, फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में भाग लेना, तो बिल्कुल फैकल्टी डेवलपमेंट का कार्य करेगा। तो मीन्स के तीनों ऑप्शन आपके सही थे, ये ऑप्शन आपका गलत था। तो ये गलत था इसलिए सही होगा क्योंकि पूछा ही गलत था। इसी के साथ आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मीन्स कि 15 क्वेश्चन पेडागोजी के कंप्लीट हुए। और आप लोग खुद बताइएगा लास्ट में कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हुए। आउट ऑफ 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से आपके सही हुए। और चलिए सेशन थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन क्या करें, आपको एक्सप्लेन भी करना था बाबू, बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन के साथ, क्वेश्चन के साथ हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, नई शुरुआत के साथ। आप लोग इस सेशन को शेयर करिए, हमारे मेहनत को थोड़ा वो करिए, हमको भी मोटिवेशन दीजिए। चीज़ें अब डेवलप करके अब डायरेक्ट डिजिटली आए हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ करके। थोड़ा सा समय लग रहा है, सो नहीं पा रहे हैं। अब जाएंगे थोड़ा आराम करेंगे। आराम क्या करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है। इसमें क्लास लेना ही सब कुछ नहीं होता, उसके बाद की बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। चलिए सेशन को शेयर करिए और आगे भी देखिए। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, फिर एक नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और